नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। नए साल में बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी हैप्पी न्यू ईयर एक नए अंदाज में कहते हैं। और कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि रोमन गॉड जेनस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा फेलिस के द्वारा प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा और पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस नववर्ष के प्रथम दिन की आप सबको बधाई। मतलब जूलियस सीजर ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की, 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने इस कैलेंडर को संशोधित किया और अंग्रेजों ने 1752 साल में आज के इस कैलेंडर को लागू कर दिया। अब कैलेंडर में जनवरी का पहला महीना हिंदुस्तान के सनातनियों के लिए भी कुछ खास लेकर आ रहा है। 2024 की जनवरी राम मंदिर वाली थी, 25 की जनवरी महाकुंभ वाली है। 24 में सबसे ज्यादा बात 22 जनवरी की हुई थी, 25 में सबसे ज्यादा चर्चा 13 जनवरी की होगी। और 25 महाकुंभ का आयोजन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम होगा। 144 साल के बाद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला सजने जा रहा है। एक शहर में 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। एक नया शहर बसाया गया है। अब योगी आदित्यनाथ कैसे प्रशासक हैं, इसकी पूरी परीक्षा अगले 1 महीने तक चलती रहेगी और यह तो बस शुरुआत है। अवैध पर वैध बुलडोजर चल रहा है। अवैध लाउडस्पीकर उतर रहे हैं। अपराधियों की लिस्ट छोटी हो रही है। करप्शन करने वालों को करंट लग रहा है। सनातन का सत्य बाहर आ रहा है। उपचुनावों में भगवा लहराया जा चुका है। यह सब कुछ हो रहा है। ये सारे फैसले 24 में हो चुके हैं। 25 में अब योगी क्या करेंगे? योगी का अगला स्टेप क्या होगा? यामाना शिकेन नो गेनकाउ नो चिजी नाकासाकी काउतो राओ सामातो चिउंग कामी सामा गौतम बुद्धा नो सेइची ना ओतारू पूरा देशु सोए। ये जापानी भाषा में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो का स्वागत है, जो खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जापान से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक, फ्रांस के राजदूत से मुलाकात, डेनमार्क के राजदूत से मुलाकात, चौबीस के आखिरी 2 महीने में योगी आदित्यनाथ की आगे की रणनीति की एक झलक मिलती है। यूपी में धर्म और बिजनेस दोनों साथ साथ चलेंगे, तेज रफ्तार से चलेंगे। उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे ज्यादा 16 करोड़ हिंदू आबादी रहती है, जहां सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। यूपी, जहां सबसे ज्यादा जातीय समीकरण हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर देश की सबसे बड़ी 4 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है। यूपी में मुस्लिम वोट बड़ी पावर है। यूपी को जिसने समझ लिया, समझा लिया, संभाल लिया और संभल कर डट गया, उसको कोई नहीं झुका सकता। योगी आदित्यनाथ अब ब्रांड हैं, सोच हैं और सरकार चलाने का लाइव एग्जाम्पल। यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? जो लोग सोचते हैं वो योगी को समझ गए हैं, योगी को पढ़ लिया है, योगी अब क्या करेंगे ये उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, तो उनको अपना कैलकुलेटर फेंक देना चाहिए। क्योंकि योगी की एक खासियत है, जो वो फैसला एक बार कर लेते हैं, अगला फैसला और ज्यादा चौंका देता है। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना
कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। नेता वही होता है जिसका नारा चलता है। योगी का नारा चलता नहीं, हरियाणा से महाराष्ट्र होते हुए यूपी तक दौड़ता है। 25 में नया नारा लगेगा, लगाने वाला नेता वही होगा, योगी आदित्यनाथ। 25 के कैलेंडर के 12 महीने, हर महीने के 30 दिन, हर दिन का प्रोग्राम पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने तय कर रखा है। अब तक यूपी ने, हिंदुस्तान ने योगी सरकार का एक्शन देखा है। यूपी में क्राइम और करप्शन की सफाई हो रही है। अब वक्त है यूपी को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का। 5 दिसंबर 2024 को जब मुंबई में देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त ठीक उसी मंच पर एक और बड़ा फैसला हुआ था। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात में मुस्कुराहट और मुस्कुराते हुए आगे निकल जाना बहुत कुछ कह गया था। दिल्ली में जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिलते हैं तो ऐसे चलते हैं। सवाल उठाने वाले खुद सवाल बन जाते हैं। 24 में जो सरकार संगठन वाला प्रयोग हुआ था, उसका संयोग 25 में नहीं आने वाला है। 25 किसका है, 27 किसका होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दिल्ली और लखनऊ में न दूरी बनी थी, न बनने वाली है। दोनों के रास्ते की मंजिल एक ही है। योगी मॉडल का मतलब अब तक सख्त लॉ एंड ऑर्डर, सबके लिए कानून बराबर, ऑन द स्पॉट फैसला, अवैध निर्माण पर एक्शन। अब इसमें योगी मॉडल यानी इकोनॉमी ऐड होने वाला है। इसका शंखनाद सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ से होगा, जिसमें इतने लोग शामिल होंगे जिसकी कल्पना तक विदेशी संस्कृति नहीं कर सकती। महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों के आने के हिसाब से तैयारी हो रही है, यानी लगभग अमेरिका की 2 गुनी जनसंख्या, रूस की 4 गुनी आबादी, ब्रिटेन की आबादी से 9 गुना ज्यादा लोग महाकुंभ में आएंगे। और इस महा आयोजन की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। जो श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से आएगा, वो वापस धर्म और योगी सिस्टम का उदाहरण लेकर जाएगा। विदेश के लिए महाकुंभ मास्टर केस स्टडी है। यूरोप के 500 बड़े टूर ऑपरेटर्स ने यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट से संपर्क किया है। यूरोप के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस से भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों से भी लोग आ रहे हैं। करीब 20 से 25 लाख तक विदेशी पर्यटक आ सकते हैं। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट का इम्तिहान भी। और इस टेस्ट में टॉप आने पर क्या होगा, इसका एहसास सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को है। तभी महाकुंभ के पहले राजसी स्नान से पहले ही अखिलेश यादव कुंभ की कमियां ढूंढ रहे हैं। वैसे अखिलेश कमियां सिर्फ कुंभ में नहीं देख रहे, बल्कि अपनी पार्टी में ज्यादा गलतियां गिन रहे हैं। 24 के खेल में अखिलेश यादव पहले आगे निकले, लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में अयोध्या को जीत कर गए। अखिलेश यादव को लगा था 24 के शुरुआती 6 महीनों में जो दिखाया है, अब यूपी में सिर्फ वही दिखेगा। लेकिन 24 के आखिरी 3 महीनों ने अखिलेश के लिए 25 सबसे मुश्किल बना दिया। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में 2-7 से हारी। यूपी विधानसभा में उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी कमजोर पड़ी। संभल मुद्दे को यूपी का मुद्दा नहीं बना पाए। अतुल प्रधान को बाहर निकालने को मुद्दा नहीं बना पाए। योगी सरकार के हर फैसले के सामने सपा टिक नहीं सकी। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? अखिलेश यादव सपरिवार मोदी से टक्कर लेने दिल्ली चले थे। लखनऊ में उनकी विरासत की सियासी नींव हिल गई।
उपचुनाव के बाद यूपी में विपक्ष का वैक्यूम क्रिएट हो गया है। 19 में भी अखिलेश यादव दिल्ली चले गए थे, 24 में भी दिल्ली चले गए। अखिलेश का बार बार दिल्ली जाना यह मैसेज देता है कि यूपी में योगी का विजयी रथ रोकने वाला कोई नहीं बचा है। योगी सरकार पर यूपी की जनता को भरोसा है, योगी ही बदलाव ला सकते हैं, इस बात का यकीन हो चुका है और इसकी शुरुआत योगी ने सबसे पहले अपने ऑफिस से की थी। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक करीब 40 साल तक यूपी का कोई भी सीएम, कोई भी मंत्री इनकम टैक्स नहीं देता था। सीएम और मंत्रियों का इनकम टैक्स यूपी सरकार भरती थी। यह परंपरा योगी ने बंद करवाई। योगी को झूठ बोलना, झूठी तारीफें सुनना दोनों पसंद नहीं है और इसलिए जब वो बोलते हैं तो हर कोई सुनता है। राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है। कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। अगर 25 के इम्तिहान की बात करें तो 25 में 3 पॉलिटिकल टेस्ट होंगे। जितनी जरूरत मिल्कीपुर में योगी की है, उतने ही जरूरी योगी दिल्ली और बिहार चुनाव के लिए भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे योगी के एक नारे ने 24 का चुनावी समीकरण बदल डाला था। अब 25 की रणभूमि में योगी नया नारा देंगे कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। 27 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो सवाल 24 में उठे थे वो 24 में ही शांत हो चुके। अब सवाल योगी आदित्यनाथ पूछेंगे, जनता से पूछेंगे, अखिलेश यादव से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे। क्या यूपी में कोई गैंगस्टर बचा है? क्या यूपी में कोई माफिया बचा है? क्या यूपी में कोई दबंग बचा है? क्या यूपी में दंगाई बचे हैं? क्या यूपी में बाहुबलियों का कंट्रोल है? सारे सवालों का जवाब एक ही आएगा, नहीं। जो सवाल सत्ताधारियों को फंसाने के लिए कभी पूछे जाते थे, वही सवाल जब सत्ता की ताकत बन जाएं, तो उस ताकत के सामने हर विरोधी को नतमस्तक होना पड़ेगा। याद रखना, ताकतवर की हमेशा पूजा होती है। अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि जो ये विकृतियां आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में घुसती हैं, ये कुछ कुरीतियां हैं, कुछ विकृतियां हैं। इन विकृतियों का समाधान, इन बीमारियों का समाधान स्वयं ये देश अपने आप ही निकाल ले। योगी के खिलाफ 24 से चक्रव्यूह रचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन योगी की एक बड़ी खासियत है, वो दुश्मन को ताकतवर होने से पहले ही वार कर देते हैं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या कहें या मजबूरी यही है, जिसको वो मुद्दा बनाते हैं, योगी उसी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अखिलेश यादव ने जाति को मुद्दा बनाया, योगी बंटोगे तो कटोगे लेकर आ गए। अखिलेश ने छात्रों को मुद्दा बनाया, योगी ने बिना विवाद के परीक्षा करा के दिखा दी। अखिलेश ने किसान को मुद्दा बनाया, योगी ने किसानों की समस्या का समाधान निकाल लिया। अखिलेश ने सर्वे हिंसा को मुद्दा बनाया, योगी ने हिंसा के मॉडल को एक्सपोज कर दिया। अखिलेश ने संभल को मुद्दा बनाया, योगी ने संभल का इतिहास खोद कर निकाल डाला। संभल में बात शुरू मस्जिद के सर्वे से हुई, शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, सवाल यह था, मगर जवाब में पूरा संभल ही सत्यव्रत साबित होने लगा। संभल को 27 की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई थी। अब इस प्रयोगशाला के हर प्रयोग का नतीजा योगी ही होगा। संभल से अखिलेश यादव दूर हटने लगे हैं, ताना मारने लगे हैं, तो भी संभल की खुदाई को लेकर मस्जिद सर्वे, संभल हिंसा का टॉपिक उन्होंने लगभग छोड़ दिया है। संभल में अखिलेश कमजोर पड़े तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के लिए दावेदारी ठोकने लगे। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिम ठेकेदारों की बात करेंगे तो आपको एक भी मुस्लिम नेता नजर नहीं आएगा। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है। 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का असर है। 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुस्लिम ठेकेदारी की दावेदारी की थी, योगी सरकार को चैलेंज दिया था। बर्क योगी सिस्टम को डराने के लिए खड़े हुए थे, सिस्टम ने बर्क को सुधार दिया।
बर्क साहब पहले 1 महीने तक संभल नहीं लौटे। जब लौटे तो पूरे डेलीगेशन के साथ ऐसा लग रहा था कि संभल में सपोर्ट देने नहीं, सपोर्ट लेने गए हैं। यूपी के मुस्लिम बेल्ट का एपिसेंटर संभल है। संभल में 60% मुस्लिम आबादी है। रामपुर में 50% मुस्लिम है, अमरोहा में 42%, बदायूं में 44% और बुलंदशहर में 35% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम बेल्ट यानी वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, जहां पर वोट लेने के लिए सेक्युलर वाला चोला ओढ़कर मौलानाओं की लाइन पर आना पड़ता है। इसी बेल्ट का बेसिक भी बदल गया है। 60% मुस्लिम आबादी वाले कुंदरकी विधानसभा में भगवा लहराया, बीजेपी जीती, सपा को सबसे करारी हार मिली। ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फॉरफादर और फॉरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुगत भोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है। ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है। यूपी में अखिलेश यादव के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक बचा है। यादव परिवार के नाम पर यादव अब भी जुड़े हैं, लेकिन मुस्लिमों का नजरिया बदलने लगा है। योगी के नाम से मुसलमानों को डराओ, वोट बचाओ, यूपी में यह पॉलिटिकल फंडा बना हुआ था। समाज को बांटने का उस समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। पिछले 7 साल में मुस्लिमों को समझ में आ गया है, योगी के नाम से डराकर उनका खूब इस्तेमाल हो गया है। यूपी में कोई मुस्लिम ठेकेदार नहीं आया तो जाति वाली ठेकेदारी भी बंद हो गई। अब बदलाव की बारी है। इस बदलाव का इशारा 2022 में भी मिला था। 2017 यूपी चुनाव में बीजेपी को 3,44,03,299 वोट मिले थे। 2022 यूपी चुनाव में बीजेपी को 3,80,51,721 वोट मिले, यानी पिछली बार से 36,48,422 वोट बढ़े। 17 में 39.67% वोट परसेंटेज रहा, जबकि 22 में वोट परसेंट 41.2% हुआ। 2022 चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई थीं, लेकिन जनता का भरोसा बढ़ा था। इस भरोसे का नाम ही योगी आदित्यनाथ है। 27 में क्या होगा इसका अंदाजा 24 में लग गया था। 24 में यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। 2022 में कुंदरकी चुनाव में बीजेपी को 30% वोट मिले थे। 24 के उपचुनाव में 76.71%। 2022 मीरापुर उपचुनाव में बीजेपी को 36.94% वोट मिले थे। 24 के उपचुनाव में सहयोगी आरएलडी को 45.43%। 22 में कटहरी विधानसभा चुनाव में सहयोगी निषाद पार्टी को करीब 34.5% वोट मिले थे। 24 के उपचुनाव में बीजेपी उतरी तो 45.5% के करीब वोट मिले। गाजियाबाद सदर सीट से पहले 61.37% वोट मिले थे। इस बार 63% वोट मिले हैं। 22 में करहल में करीब 33% वोट मिले थे। इस बार उपचुनाव में 43% से ऊपर वोट मिले। सीसा मऊ में करीब 43% वोट पहले मिले थे। 24 के उपचुनाव में करीब 46% वोट मिले हैं। 22 के चुनाव में फूलपुर में 42% वोट मिले थे। 24 में 44% वोट मिले। 9 में से 8 सीटों में जहां हार मिली और जहां जीत मिली, दोनों ही जगहों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। नतीजा 7-2 से बीजेपी जीती। 7-2 को पलट दो तो 27 बनता है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। 24 के उपचुनाव में अखिलेश यादव दिल्ली तक पहुंच चुके थे, संसद से आवाज उठा रहे थे, लेकिन यूपी की जमीन से दूर हो गए। इसकी बड़ी वजह मुद्दा थी। 24 के उपचुनाव में अखिलेश यादव के पास मुद्दा नहीं था। 25 में मुद्दा कुंभ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मुद्दा अब योगी की ताकत बनने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ में दुर्लभ संयोग 144 साल के बाद बना है। अगले 144 साल तक इस महाकुंभ का जिक्र होगा और योगी ऐसी तैयारी में है, जब भी इस दुर्लभ संयोग का जिक्र होगा,
जब भी महाकुंभ का जिक्र होगा तो योगी आदित्यनाथ का नाम गर्व से लिया जाएगा। मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। योगी आदित्यनाथ सीएम से पहले सांसद रहे थे। सांसद बनने से पहले उनको महंत की उपाधि मिली थी। महंत का अर्थ होता है साधुओं में धीर, वीर, गंभीर पुरुष जो विद्या में निपुण हैं, जिन्हें व्यापार कौशल आता है, व्यवस्था कौशल जिनके हाथ में रहता है, नेतृत्व करना जानते हैं, ऐसे सत्पुरुष को महंत कहते हैं। 27 में भी जब कुंभ का नाम लिया जाएगा, जाति वोट हिंदू वोट में तब्दील हो जाएगा। 2024 की शुरुआत राम मंदिर से हुई थी। अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं गए। 2025 की शुरुआत कुंभ से हो रही है। क्या अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे? 25 का शंखनाद धर्म आस्था से हो रहा है। इसके बाद मिल्कीपुर का चुनावी शंखनाद होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर योगी जीते और अखिलेश हारे तो जाति के ऊपर धर्म, राजनीति के ऊपर योगी नीति की जीत होगी। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में 11 महीने का अंतर है। योगी अखिलेश से 11 महीने बड़े हैं, लेकिन सियासी अनुभव में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से काफी आगे निकल गए हैं। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने पहली शपथ साल 1998 में बतौर सांसद ली थी। साल 2022 में दूसरी बार यूपी के सीएम की शपथ ली। अब 27 में थर्ड टर्म की बारी है। योगी आदित्यनाथ ने विरासत में संन्यास चुना था। सन्यासी से महंत तक का सफर किया। जिसको राजनीति कहते हैं वो योगी आदित्यनाथ की तपोभूमि है। प्रयागराज में महाकुंभ को अब सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। हर एक बीतते दिन के साथ कुंभ मेले की रौनक लगातार जगमग होती जा रही है। साधु संतों के अखाड़े पूरे लाव लश्कर के साथ कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। अटल अखाड़े, अग्नि अखाड़ों का आज शानदार नगर प्रवेश हुआ। करीब 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकली। गाजे बाजे के साथ पहुंच रही साधु संतों की टोली देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। सनातन के इस सबसे बड़े संगम में इस बार क्या क्या खास होने जा रहा है, कौन सी पुरानी परंपराएं बदलने वाली हैं, क्या नया होगा, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 144 वर्षों बाद आस्था का सबसे बड़ा समागम, संसार का सबसे विशाल उत्सव, प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ। कुंभ सनातनी विश्वास की पराकाष्ठा है, लेकिन यह विश्वास विज्ञान से अलग नहीं, विज्ञान के साथ साथ है। विज्ञान और विश्वास की यह जुगलबंदी आज की नहीं, सदियों पुरानी है। लेकिन इस बार प्रयागराज में कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं, कुछ नई बन रही हैं। शाही स्नान में क्या बदलेगा, अखाड़ों की पेशवाई में क्या बदलेगा, 144 का नंबर क्यों अहम है, 12 साल का साइंटिफिक एंगल क्या है। प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान का यह अद्भुत संयोग 144 सालों बाद आ रहा है और इसके बाद ग्रह नक्षत्रों का ऐसा मेल अगले 144 सालों बाद ही होगा। ये कैसा संयोग है जिसके लिए पीढ़ियों की प्रतीक्षा भी कम पड़ जाती है। अखाड़े से छावनी के लिए पहुंच रहे हैं और आज बड़े गाजे बाजे के साथ धूमधाम से हम लोग कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे, अटल अखाड़े में। तो आज आप देख रहे हैं नागाएं अपने शाही अंदाज में धर्म की रक्षा के लिए नागाओं की जो फौज है वो तैयार होकर के अपनी छावनी में जा रही है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज नववर्ष का दिन है और गुरु गजानन भगवान की पालकी में बैठ करके गुरु गजानन भगवान कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। कुंभ का सीधा संबंध बृहस्पति यानी जुपिटर के सूर्य के चारों ओर एक चक्र से है। बृहस्पति का एक चक्र यानी एक साल पृथ्वी के 12 सालों के बराबर है। इसीलिए प्रयागराज में हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ आयोजन होता है। बृहस्पति के 12 चक्र पूर्ण होने पर पूर्ण महाकुंभ होता है
और बृहस्पति के 12 चक्र यानी पृथ्वी के 144 साल। सौर मंडल की वैज्ञानिक गणनाओं के साथ सनातन की आस्था की इस जुगलबंदी के रहस्य के बारे में आपको आगे समझाएंगे। पहले ये देखिए कि इस बार के पूर्ण महाकुंभ में क्या क्या विशेष होने वाला है। शाही स्नान। पूर्ण महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। साधु संतों की मांग के मुताबिक नए नाम के लिए 2 सुझाव आए थे। पहला राजसी स्नान और दूसरा अमृत स्नान, जिसमें से अमृत स्नान का चुनाव किया गया है। हमारी सनातन परंपरा है और हम सबका प्रयास था, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है उसी में हमारे नाम हो, क्योंकि शाही उर्दू शब्द है और हमें उर्दू से परहेज नहीं है। उर्दू हिंदी जो है आपस में बहने हैं, लेकिन तब भी जब कोई ऐसा कार्य होगा जहाँ धर्म की बात आती है, परंपरा की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तब हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी जितना हो सके शब्दों का संस्कृत या हिंदी में ही प्रयोग किया जाए, वो अच्छा रहता। कुंभ परंपरा का आधार ही अमृत के बूंदों से है, जो देवासुर संग्राम के दौरान पृथ्वी में 4 जगहों पर गिरी थी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन्हीं पवित्र तीर्थों पर कुंभ के दौरान स्नान का धार्मिक महत्व है। कुंभ में स्नान के मुहूर्त के वक्त सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं। इसी स्नान परंपरा को पहले शाही स्नान कहा जाता था, जो अब अमृत स्नान कहलाएगा। इस बार अमृत स्नान में वीआईपी प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया गया है। साधु संतों के स्नान के बाद संगम का मुख्य स्नान सबके लिए एक समान खुला रहेगा। यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। साधु संतों के स्नान के बाद सभी भक्तों के लिए स्नान घाट खोल दिए जाते हैं। इस बार के अमृत स्नान की तारीखें नोट कर लीजिए। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी पर होगा। 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा पर और छठा अमृत स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। साधु संतों के समूह अलग अलग परंपराओं के मुताबिक कुल 13 अखाड़ों में बटे हैं। इन अखाड़ों का कुंभ मेला परिसर पहुंचना दिसंबर से ही शुरू हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक कुंभ नगरी में यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कुंभ की परंपरा में ये चरण भी बेहद अहम माना जाता है और इस बार इसमें भी बदलाव है। कुंभ नगरी में साधु संतों के आगमन को पेशवाई कहा जाता था, लेकिन इस बार इसे पेशवाई की जगह नगर प्रवेश का नाम दिया गया है। धर्म की स्थापना जब जब की जाती है तो तब धर्म ध्वजा का पालन किया जाता है। यहाँ हमारे जितने भी निरंजनी अखाड़े के पूज्य महंत हैं, श्री महंत हैं, अखाड़े के जितनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ सभी मौजूद हैं। और ये देखना कितना सौभाग्यपूर्ण है कि ये प्रयागराज में आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत विलक्षण है। ये हमारे महापुरुषों ने शुरू से धर्म ध्वजा के नीचे एकांत सारे का सारा संगठन इकट्ठा होता है। सभी संत भगवान, सभी भेख भगवान यहाँ इकट्ठे हैं। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में सबसे अद्भुत घटना जो होने जा रही है वो है भक्तों की संख्या। माना जा रहा है कि 45 दिनों के महापर्व के दौरान देश विदेश के 40 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। भक्तों की इतनी विशाल संख्या के लिए इंतजाम करने में कुंभ मेला प्रशासन दिन रात जुटा है। सब ये हमारी सनातन की ये पहचान है, ये समझो। अब इसको ही लोप करने के लिए सभ्य धर्मी लोग लगे हुए हैं। ये लोप होनी नहीं है, ये समझो, क्योंकि ये तो आदि अनादि काल से चली आएगी। जब जब हो धर्म की हानि, भाड़े अधम असुर अभिमानी, जब धर्म की हानि होएगी, कोई ना कोई मोदी जी के रूप में, कोई ना कोई योगी जी के रूप में प्रकट हो जाएगा। आस्था लोगों को कई तरह से जोड़ती है।
एक साथ लाकर खड़ा करती है, एक स्वर में बोलने का संकल्प देती है। दुनिया के हर हिस्से में आस्था के ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, लेकिन सनातनी आस्था का महापर्व कुंभ इन सब से बहुत आगे, बहुत ऊपर है। देखिए, दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा 2019 में प्रयागराज का अर्ध कुंभ माना जाता है। इसमें करीब 5 करोड़ भक्त जुटे थे। दूसरे नंबर पर फिर से 2013 का प्रयागराज कुंभ मेला है, जहां करीब 3.5 करोड़ भक्त जुटे थे। तीसरे नंबर पर करबला है, जहां 2017 में पैगंबर मोहम्मद की शहादत की याद में करीब 3 करोड़ लोग जुटे थे। लेकिन इन सारे आयोजनों से बहुत आगे इस बार का पूर्ण महाकुंभ होने वाला है, जिसमें करीब 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। कुंभ में आस्था विश्वास के साथ विज्ञान के मेल की बात हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी। सनातन का ये महापर्व कैसे सदियों पहले आस्था के साथ विज्ञान का समागम है, ये भी समझिए। कुंभ की पौराणिक कहानी अमृत कलश यानी कुंभ के लिए देवासुर संग्राम से जुड़ी है। देवासुर संग्राम 12 दिनों तक हुआ था। देवों के गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति यानी जुपिटर का 1 दिन धरती के 1 साल और जुपिटर के 12 दिन धरती के 12 साल के बराबर हैं। पहला हमारा हिंदू सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म है और सनातन धर्म के जो जड़ हैं हम लोगों की परंपरा। महाकुंभ, दिव्य कुंभ, बहुआ कुंभ। एक तो ये जो 12 राशियों का जो महत्व दिया है, ये लक्ष्य बहुत कम मिलता है। कई वर्षों तक समय के 100 वर्षों के बाद आता है। और परमात्मा की कृपा से जो है इब्की बार जो 12 राशियों का जो संयोग दिया है, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। इसलिए जो है दिव्य कुंभ, महाकुंभ और बहुए कुंभ जो है इसलिए लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब बृहस्पति की चाल की गणना करके कुंभ जैसे पर्व की रचना उस वक्त हुई, तब दुनिया तो ये मानती ही नहीं थी कि पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति की पहली स्टडी 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली ने की थी, जबकि कुंभ मेले का पहला उल्लेख 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग के लेखों में है। हालांकि मान्यता तो यह है कि कुंभ मेलों का अलिखित इतिहास और परंपरा इससे भी पुरानी है, जिसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को एकजुट करके धार्मिक आयोजन का संस्थागत रूप दिया था। कुंभ नगरी में लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे अखाड़े भी आदि शंकराचार्य के प्रयासों का ही नतीजा है, जिन्होंने साधु संतों के अलग अलग दलों को संगठित समूहों का दर्जा दिया था, जिन्हें अखाड़ा कहा गया। इन अखाड़ों की पहचान इनकी ध्वजा से होती है। हम लोग बटे हैं जब जब आक्रमण है। फूट के कारण हमारे देश में नीमनाश की जामी, कदे मुगल कद अंग्रेजों की करनी पड़ी गुलामी। फूट के कारण भारत में जय चंद गद्दार कहाया, जीत कराई गौरी की और पृथ्वी राज हराया। हिंदू धर्म में अखाड़ों के कुल 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग है सन्यासी। इसमें कुल 7 अखाड़े हैं। इसमें जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा आते हैं। दूसरा वर्ग है वैष्णव। इसमें निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अनि अखाड़ा आते हैं। तीसरा वर्ग है उदासीन। इसमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा आते हैं। इसके अलावा 2019 के अर्ध कुंभ में पहली बार 14वें अखाड़े किन्नर अखाड़े को भी शाही स्नान की मान्यता मिली थी। हम जो है सन्यासिनी 12 साल से बने हुए हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो कहती है ना महिला बहुत कमजोर है, निर्बल है, महिला अगर अपने पे आ जाए तो वो काली का रुद्र का रूप है। अब जब तक सीधी सादी बनी रहती तब तक उसको कोई नहीं, सभी नीचे दबाते रहते महिलाओं को। और जब अपने रूप पे असली आ जाए तो वो सन्यासिनी बन सकती है और धर्म का प्रचार कर सकती है, दूसरों की रक्षा कर सकती है, सनातन की भी रक्षा कर सकती है, अपनों की और दूसरी माताओं बहनों की भी रक्षा कर सकती है। भारत भूमि की पहचान ही संतों से है और संतों की पहचान इन अखाड़ों से है। 13 जनवरी को पहले अमृत स्नान के साथ ही ये साधु संत हिंदू धर्म की सदियों पुरानी परंपरा को नए सिरे से दुनिया के सामने जीवंत करेंगे।